देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपके सामने एक खास पेशकश लेकर आए हैं। देखिए क्या है, एक रिसर्च आई है। उस रिसर्च को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस रिसर्च को हम बताने जा रहे हैं उसके चीफ साइंटिस्ट हमारे साथ होंगे। नंबर 1, नंबर 2, आज इस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी की बैठक चल रही है 5वीं बार मुख्यमंत्रियों से, उस वक्त ये रिसर्च बताने के पीछे ध्येय ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आज इस वक्त देश के पॉलिटिशियंस, नंबर 1, देश के जो इकोनॉमिक सेक्टर के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, नंबर 2, और देश के जो मेडिकल सेक्टर के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ये हम बताना चाहते हैं आपको कि आखिर क्या होना चाहिए कोरोना को लेकर। लेकिन कोरोना को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगापुर मेडिकल कॉलेज और IIT गुवाहाटी की जॉइंट रिसर्च में खुलासा हुआ है कि भारत में एक महीने में कोरोना के मरीजों की संख्या 5.5 लाख पहुंच सकती है। सिंगापुर मेडिकल कॉलेज और IIT गुवाहाटी ने यह शोध 2 तरीके से किया है ताकि कोरोना पर सही फैक्ट सामने आ सके। एक तरीके के मुताबिक संख्या 1.5 लाख हो सकती है, जबकि दूसरे के मुताबिक यह संख्या 5.5 लाख पहुंच सकती है। जो शोध में ग्राफिक्स है, मैं चाहूंगा उसको जरा प्ले करें मेरे साथ स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स प्ले करें जो शोध में चीजें निकल कर आई हैं। वो दरअसल मामला यह है कि कोरोना मरीजों की संख्या में खतरनाक बढ़ोतरी हो सकती है। लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल तरीके से कोरोना पर शोध किया गया है। लॉजिस्टिक्स और एक्सपोनेंशियल यानी एकाएक जब अगर वृद्धि हो जाएगी तब क्या आंकड़ा होता है, लॉजिस्टिक्स यानी धीरे धीरे कर। इस वक्त आपको जो बताना चाह रहे हैं, ये ग्राफिक्स आपको बताना चाहेंगे, इसको जरा ध्यान से देखें। आपकी स्क्रीन पर ये जो हम दिखा रहे हैं, समझें आप इसको। सिंगापुर के ड्यूक और NUS मेडिकल कॉलेज IIT गुवाहाटी का ये भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 5.5 लाख। देख रहे हैं आप, कोरोना संकट पर 2 तरीके से की गई ये रिसर्च, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोनेंशियल, जो कि घातक होता है। लॉजिस्टिक्स तरीके से 30 दिन में 1.5 लाख मरीज, 30 दिन में 1.5 लाख, एक्सपोनेंशियल में 30 दिन में 5.5 लाख, और एक्सपोनेंशियल तरीके से 5.5 लाख हो जाते हैं। सभी राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, मध्यम, गंभीर, नियंत्रित श्रेणी में बांटे गए राज्य। और जैसा कि हम आपको बुलेटिन भी दिखा रहे हैं, ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन अलग अलग 3 श्रेणी हैं, जिन श्रेणी की खबर मैं आपको बताता हूं, हमारा टीवी चैनल आपको बताता है। यानी कि एक बार फिर से देखें, ये ग्राफिक्स आपके सामने, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। इस बीच एक रिसर्च ने और गंभीर इशारे किए हैं। IIT गुवाहाटी और सिंगापुर मेडिकल स्कूल की रिसर्च भी इसी ओर इशारा करती है। इन दोनों संस्थानों ने डेटा साइंस मॉडल और लॉजिस्टिक तरीके से जो सर्वे किए हैं, उसके मुताबिक देश में अगले 30 दिनों में 1.5 से 5.5 लाख तक कोविड-19 के मामले सामने आ सकते हैं। डेटा साइंस मॉडल से किए गए सर्वे के मुताबिक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1,30,000 तक जाता है। वहीं लॉजिस्टिक तरीके से देश में 5,50,000 संक्रमण के मामले होने की संभावना है। We are not depending on one particular model, but we are combining all those models and taking together the inferences, and then combine that it could be go up to 1.5 lakhs to 5 lakhs 50,000, something like that. दूसरी ओर अलग अलग राज्यों से आ रहे आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। हाल के दिनों में बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूरों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। बिहार में ट्रेन और बस से अपने घर पहुंचे 86 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे हैं। इसी तरह पंजाब में कोरोना संक्रमण के ऐसे 132 नए केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे सिख श्रद्धालु हैं। बात चाहे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हो या फिर गुजरात के अहमदाबाद और सूरत की, सभी शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों से हाहाकार मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
आप सभी दर्शकों को बता दें, यह बड़ी खबर है। सोचे अगर भारत में 30 दिन के अंदर 5.5 लाख पेशेंट्स हो जाएं, एक्सपोनेंशियल की मैं बात कर रहा हूं, सोचे क्या होगा। चलिए 1.5 लाख हो जाएं, तब सोचिए क्या होगा। यह चिंता का विषय। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले हम आपको बताना चाहेंगे शो को किस फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि यह जानना जरूरी है। सीधे आपको दिखाते हैं 3 अलग अलग तरीके के विंडोज और 3 अलग अलग सेट्स हैं। यहां पर ये पेयर्स हैं, इनको आप देखें। जो हम बात कर रहे हैं, सैयद जफर इस्लाम बीजेपी से हमारे साथ हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ हैं। ये वो लोग हैं जो कि आपको बताएंगे पॉलिटिकल इसके एंगल के बारे में। डॉक्टरों की अगर बात की जाए, अरविंदर सिंह सोइन साहब जो कि अब लीड इन्वेस्टिगेशन में आ चुके हैं, जो मेरे साथ चेयरमैन मेदांता लिवर इंस्टीट्यूट के हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि उनका इस पे क्या टेक है। और आप ध्यान से देखें, डॉक्टर MC मिश्रा फॉर्मर डायरेक्टर एम्स हमारे साथ जुड़े हैं। लाखों पेशेंट्स, लाखों आज इनको शुक्रिया अदा करते होंगे। और मेरे साथ सुनील अलग जी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, इकोनॉमिस्ट और कॉर्पोरेट और हर लेवल पर जो इनकी नॉलेज है वो अद्भुत है। मेरे साथ अनिस अंसारी हैं, एक्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर यूपी। सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को आज है हमारे लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं एक एक ग्राफिक्स बताऊंगा और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, और हम चाहेंगे कि आपका इस पर क्या क्या टेक है उसको आप बताएं। लेकिन उससे पहले जिस व्यक्ति ने ये रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, सीधे दिखाइए स्क्रीन पर, प्रोफेसर पलाश घोष, जो एक बहुत बड़ी यहां पर रिसर्च है। ये प्रोफेसर घोष, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ आपने ज्वाइन किया है। मुझे ये जो ग्राफिक्स जो आपकी रिसर्च है जो बताती है कि 1.5 लाख पेशेंट्स हो सकते हैं अगर लॉजिस्टिक तरीके से जाएं, और 5.5 लाख हो सकते हैं अगर एक्सपोनेंशियल हो। सर, क्या लग रहा है आपको भारत के लिहाज से जो आप लोगों ने रिसर्च की है? तो हम लोग जो देखा है, हम डिफरेंट मॉडल्स मॉडल्स है और डेली इन्फेक्शन रेट्स है। तो ये जितने भी मॉडल है वो एक साथ करके हम लोग देखा, जो एंड ऑफ मार्च तक, एंड ऑफ मई तक जो नंबर्स है वो 1.5 लाख से जा सकता है। या अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में ये 5.5 लाख तक जा सकता है। तो मेरा जो मानना है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो इंडिया में नहीं होगा। तो हम लोग का जो नंबर्स है वो अराउंड 1.5 to 2 लाख जा सकता है। So these numbers जो हम लोग ने रिसर्च किया है, that actually to help the policy makers to think about that what how they can prepare for the thing. It's not that we are saying that this number will be exactly matched, but if we take more संभव हो पाए थोड़ा सा हिंदी में बता दें आप हमें। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपको भारत में क्या लग रहा है अभी ये कहां जाकर रुकेगा कोरोना, और कितने महीने तक? ये तो डिपेंड, बहुत कुछ ऊपर से डिपेंड करता है हम लोग कैसे प्रिवेंटिव मेजर वही एज ए मतलब जो कॉमन आदमी है वो कैसे लेंगे, और प्रिवेंटिव मेजर कैसे पालेगा आप में, और जो साधारण आदमी है वो कैसे लेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी पलाश जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, इस पूरी रिसर्च में आपके सामने कौन सा ऐसा फैक्ट आया जो आपको लगता है कि जिसको लेकर बहुत कॉशियस होने की जरूरत है? ये हम लोगों जो एक मेजर है डेली इन्फेक्शन रेट, तो वो जो है वो आपको बताएगा हर दिन कितना इन्फेक्ट हो रहा है। तो वो नंबर अगर ज्यादा है तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कम्युनिटी में है जो जिसको पता नहीं है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है जी। तो वो मतलब अगर एक भी आदमी वो मतलब कम्युनिटी में है तो पोटेंशियली देखे मतलब वो उससे मतलब 1000 या 2000 लोग को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब मान लीजिए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग आपके हिसाब से जरूरी है अभी? अभी भी जरूरी है। ओके, प्रोफेसर पलाश घोष, बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 भारतवर्ष से आपने बातचीत की, हमारे लिए समय निकाला। उनका ये टेक था, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। ये वो उस रिसर्च में थे, मेरे साथ लाइव थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस रिसर्च ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी और एक और संस्था ने इस रिसर्च को अंजाम दिया है। अब मेरा पहला सवाल जो है आप सभी लोगों से, उसके लिए मैं जरा ग्राफिक्स पे जाऊंगा सीधे बिग वॉल पर, और यहां पर चलते हैं हम। ये हमारे सामने जो स्क्रीन है, IIT और सिंगापुर की रिसर्च आप देख चुके हैं। पहला सवाल, प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या है इसको लेकर? सबसे पहला सवाल, रिसर्च के मुताबिक क्या 1 महीने में कोरोना का संक्रमण 8 गुना बढ़ सकता है? देखिए फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, फैक्ट्स और रिसर्च। फैक्ट्स ये है, सवाल और रिसर्च। फैक्ट्स ये है कि लॉजिस्टिक मॉडल के मुताबिक 30 दिन में 1.5 लाख। दूसरा दिखाइए जरा, एक्सपोनेंशियल मॉडल के मुताबिक 30 दिन में 5.5 लाख मरीज। ये फैक्ट है, ये 2 फैक्ट्स है।
सीधे चलते हैं हमारे खास मेहमानों के पास और मैं उनसे जानना चाहूंगा वेरी क्विकली, जितने भी भारत के दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भारत में कोरोना के आंकड़े कहां आकर रुकेंगे। क्या 30 दिन में 5.5 लाख कोरोना के पेशेंट्स हो सकते हैं? मेरा पहला सवाल डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन से, क्योंकि ये मेडिसिन के लिहाज से तो मैं उनसे पूछा हूं। सर, ये एक रिसर्च कह रही है और ये रिसर्च लॉजिस्टिक्स भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, आपका टेक क्या है इस पर? देखिए, जो मशीन लर्निंग और एआई मॉडल होते हैं निशांत जी, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर एक मॉडलिंग की जाती है, जिससे पता चलता है कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या होंगे। पर रियल लाइफ में ये एग्जैक्ट नंबर्स बहुत वेरिएबल हो सकते हैं। थैंक गॉड। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अब जैसे सोशल डिस्टेंसिंग कितनी एनफोर्स होती है लॉकडाउन खुलने के बाद, किस तरह से हम स्टैगर करते हैं, कितने क्लस्टर्स में इन्फेक्शन आता है, जैसे बीएसएफ में आया है, बिल्डिंग्स में आया है, गुरुद्वारों में आया है, मस्जिद में आया है, इस तरह कितने क्लस्टर्स धारावी में है, कितने क्लस्टर्स इफेक्ट होते हैं। तो वो ये सारे जो प्रेडिक्शंस हैं वो गलत प्रूव कर सकते हैं, बोथ ऑन द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड। सो ये एक गाइड हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमें डरने की जरूरत है कि वेरी क्विकली, आर वी गोइंग ऑन द राइट पाथ? क्या हम लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं अभी इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग द लॉकडाउन? यस। देखिए, ऐसा है, लॉकडाउन तो हमेशा के लिए रह नहीं सकता है, तो इसको खोलना तो पड़ेगा जी। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो 3 जोन में डिवाइड करके कर रही है, और जो ग्रीन जोन हैं उसके ऊपर ज्यादा छूट है, रेड जोन पे बिल्कुल कड़ी नजर है, और कंटेनमेंट जोन है, ये सही है। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन, आई गॉट अ पॉइंट, क्योंकि इसको और इलैबोरेट करूंगा मैं अपने और सवाल में, लेकिन नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रीजन मैंने आज आपको आमंत्रित किया इस फैक्ट के अलावा, मैंने देखा आपके ट्विटर पर कि आप you have begun serving as lead investigator for India's first multi-center clinical trial on COVID treatment. ये क्या है? मतलब आप लीड इन्वेस्टिगेटर हैं, क्या है इशू, क्या है इसमें, कैसे आपका रोल होगा, क्या होगा और भारत को क्या फायदा होगा? This is not the first multi-center trial in COVID, but this is the first multi-center trial. एक ड्रग है, उसका नाम है टोसिलिजुमैब। ओके, उस ड्रग के ऊपर ये फर्स्ट मल्टी-सेंटर ट्रायल भारत में। कैन वी बी होपफुल सर, कुछ होगा उससे? ये वी आर होपिंग कि ये दवाई अगर मॉडरेटली इल पेशेंट्स को दी जाए आईसीयू और वेंटिलेटर के पहले, तो फिर वो बेटर हो जाएंगे, घर चले जाएंगे और आईसीयू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम पॉइंट नोटेड। डॉक्टर मिश्रा से मैं बातचीत करूंगा, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए, मेदांता से हैं अरविंदर सिंह जी, और जो कि क्लिनिकल ट्रायल एक पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर उसके लीड इन्वेस्टिगेटर है, लेकिन मेदांता ने कई लोगों को क्योर किया है, स्टार्टिंग से जो इटालियन टूरिस्ट आए थे और उसके बाद। खैर, अब मैं एम्स से हमारे साथ फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर मिश्रा हैं। डॉक्टर मिश्रा, ये जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी का एनालिसिस है, प्रैक्टिकली हम भारत में क्या स्टेटस देखते हैं आपके अनुसार सर? क्योंकि आपके लास्ट डिस्कशन में आपने मुझसे कहा था वी हैव टू लिव विद कोरोना। बिल्कुल निशांत जी, मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि अब पैंडेमिक से ही एंडेमिक होने जा रहा है। उसी दिशा में ये जो सिंगापुर और गुवाहाटी में जो भी इन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल राइज, जो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से, और अगर आपको याद हो तो एक यूएस के साइंटिस्ट थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट थे हेल्थ एरिया में, और उन्होंने ये कहा था कि भारत में कोविड पेशेंट्स की सुनामी आएगी, 40 से 50 मिलियन पेशेंट्स होंगे, right, और लाखों की तादाद में लोगों को आईसीयू केयर की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ। तो हमने देखा कि वो उनकी जो कैलकुलेशन थी, जिस बेसिस पे भी उन्होंने किया, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस होती है, जैसे डॉक्टर सोइन बता रहे थे कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसमें से वो धीरे धीरे निकालते हुए देखते हैं क्या फैक्टर ज़्यादा इसमें काम आएंगे और किस फैक्टर पे ज़्यादा ये बुनियाद होगी कि केसेस कैसे बढ़ेंगे। और जो इन्होंने कहा है कि मई के आखिर तक या तो 1.5 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, ये मैं और आप अगर साधारण कैलकुलेशन भी कर लें तो ये हम कह सकते हैं इस बात को कि आज 4000 रोज़ बढ़ रहे हैं, अगर इसी गति से बढ़ेंगे तो कितने होंगे, और अगर ये 4000 के कल हमें 8000 मिलते हैं, परसों 16000 मिलते हैं, तो क्या नंबर होगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा आपसे भी और सब सुनने वालों से कि इसमें भी कोई पैनिक करने की बात नहीं है।
कहीं ना कहीं अब जो संक्रमण है वो कम्युनिटी में घुस गया है, और अगर कम्युनिटी में घुसेगा तो सब क्लिनिकल एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होगा। अगर आज भी देखें आप 67,000 जो नंबर आ रहा है या 70,000 जो आ रहा है, हो सकता है इससे कहीं अधिक पॉजिटिव पेशेंट्स हों जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि टेस्ट की संख्या बढ़ गई है तो इससे भी डिटेक्शन ज्यादा हो रहा है, अच्छी बात है। और ज्यादा भी टेस्ट होंगे तो और ज्यादा नंबर बढ़ेगा, लेकिन इससे परेशान होने की बात ये नहीं बॉटम लाइन है, 95 परेशान होने की जरूरत नहीं है, 96% ये बॉटम लाइन है। अब जो हमारे साथ पॉलिटिशियंस जो हैं, बल्कि ये कहा जाऊंगा जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं उनके पास, और जो हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिस्ट से हैं उनसे हम आ रहा है, लेकिन सवाल नंबर 2 लेने के बाद मैं उनके पास आ रहा हूं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखें। खतरा बड़ा है तो ट्रेन या जरूरी सेवाएं शुरू करने से नुकसान ज्यादा होगा, यह सवाल है। अगर खतरा बड़ा है तो ट्रेन या जरूरी सेवाएं शुरू करने से नुकसान ज्यादा होगा। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, प्रवासी मजदूरों के पहुंचने से बिहार और यूपी में मामले बढ़े हैं। फैक्ट्स ये है, आपको बताना चाहूंगा। दूसरा फैक्ट, ट्रेन और बस से बिहार पहुंचे 86 मजदूर कोरोना पॉजिटिव, 86%। तीसरा फैक्ट वो और ज्यादा अलार्मिंग है, वो सिख श्रद्धालुओं को लेकर है। और तीसरा फैक्ट है, महाराष्ट्र से पंजाब पहुंचे 132 सिख श्रद्धालु कोरोना संक्रमित है। ये तीसरा फैक्ट है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे जो खास मेहमान हैं उनके पास मैं चलूंगा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जफर जी और आलोक जी, आप दोनों से। जफर जी, ट्रेन को चलाने से नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, और यह हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है सर, और कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब हमने देखा किस तरीके से अलग अलग ट्रेन में, बिहार की ट्रेन में क्या किया जाए, इसका क्या विकल्प है, खासकर ये देखते हुए कि अब आप लोगों ने पूरी ट्रेनें शुरू करने का, अभी तक तो मजदूरों के लिए शुरू की जा रही थी। देखिए निशान जी, जैसा आपने कहा और अपने एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स और नेबुलॉजिस्ट से आपने बात की, उन लोगों ने जो आपको बताया कि ये जो भी स्टडी आपने बताई है अभी सिंगापुर की, या फिर जो हमारे आईटी की जो स्टडीज है, वो सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि हो सकता है बढ़ेगा, बट दिस आर बेस्ड ऑन जो ये बेसिस जो इसका है, या तो सैम्पलिंग टेस्ट करा है, या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, या मैथमेटिकल मॉडलिंग किया है। जिस तरह से भी अराइव किया है, एक नंबर उनके आंकड़े आए हैं, लेकिन जैसा उन लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने कहा, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी बात, आप ये भी, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था और आपको लोग बार बार, सरकार भी कह रही है कि देखिए लॉकडाउन जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो एक तरीका था जो कि चेन जो है उसको तोड़ना था, जिसको हम लोग कामयाब हुए तोड़ने में। अगर आप देखिए बाकी कंट्रीज, अगर इटली के हिसाब से आप अगर देखिए, इटली ने जो है 3 फरवरी को शुरू किया, हमने भी 3 फरवरी से शुरू किया। अगर आप आंकड़े उठाएं 3 फरवरी से अभी एक बैक टेस्टिंग किए, तो इटली ने जो मेजर्स नहीं लिए सही टाइम पे, हमने वो मेजर्स लिए लॉकडाउन का, उससे हमें फायदा हुआ, हम चेन तोड़ने में कामयाब हुए। आज स्थिति में है कि लॉकडाउन को पूरी जिंदगी तो रख नहीं सकते हैं, लॉकडाउन एक समय तक रखना था, वो समय पूरा मेरे ख्याल से हो चुका है। अब जो है कॉशन के साथ, प्रिकॉशन के साथ जो है ढील देनी जरूरी है। इसलिए आप अगर नहीं करेंगे तो लोग जितने कोविड से नहीं मरेंगे। नहीं सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, मैं समझ सकता हूं बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, और आलोक जी मेरा सवाल ये आपसे भी होने वाला है। बिहार में कोरोना संक्रमण 35% मामले प्रवासी मजदूरों के। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कोरोना पॉजिटिव युवक मिलता है, और इसके बाद सूरत से बरौनी आई थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, फिर जमुई जिले के 15 प्रवासी मजदूर इसमें सवार थे, और बताया गया जिस जिले के लोग श्रमिक ट्रेन में सवार थे सभी को पत्र भेजा गया है वहां के एसएसपी को। सर, ये कैसे मैनेज करेंगे? ये बहुत बड़ा ग्रेव सिचुएशन होता जा रहा है, और अब तो ट्रेनों को पूरी तरह से खुला छोड़ रहे हैं हम लोग। देखिए निशान जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात शायद आपको अटपटी लगे अभी, लेकिन यही हकीकत है, और इस हकीकत को आपको अपने इसमें बांध लेना चाहिए कि कोरोना कोई आज खत्म होने वाला नहीं है। ये फ्लू की तरह है, फ्लू रहेगा सिस्टम में, लेकिन आपको इसके साथ जीने का जो है वो तरीका अपनाना पड़ेगा। इसको अगर आप सोचेंगे कि बिल्कुल कोरोना खत्म हो जाए, तो ना तो कोई दुनिया में ऐसा देश है जो क्लेम कर सकता हो। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आलोक जी से सवाल पूछने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, और मैं अपनी टीम को बोलूंगा इस थोड़ी देर के बाद सारे सवाल और फैक्ट्स बीच बीच में चलाते रहिएगा। 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं, क्योंकि आपने जो बात की मैं और मेहमानों को भी उसमें लेके आना चाहता हूं, लेकिन थर्ड पॉइंटर यहां पर दिखा दूं, क्योंकि आपने जो अभी बात कही है एग्जैक्टली वही है थर्ड पॉइंटर। सैयद जफर इस्लाम साहब का यह कहना है कि देखिए कोरोना एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। ध्यान से देखें आप।
ये क्या सरकार ने मान लिया है कि कोरोना के साथ ही देश को चलना पड़ेगा? अब फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि WHO के मुताबिक वैक्सीन बनने के तक कोरोना के साथ चलना होगा। दूसरा, मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली से ही कोरोना से निपटा जा सकता है, यह WHO का कहना है। सीधे चलता हूं मैं। सैयद जफर इस्लाम साहब ने जो कहा, आलोक जी, मैंने देखा जो रघुराम राजन जी का और राहुल गांधी जी का संवाद हुआ, उस संवाद में भी जो कुछ फैक्ट्स निकल कर आए, वो मुझे लग रहा है काफी हद तक ये तीसरा मोमेंट है जब सरकार आप लोगों की बातें सुन रही है। उसमें भी कहा गया कि ग्रेजुअल आपको चीजें खोलनी पड़ेंगी। आपको लगता है कि जिस प्रोसेस में हम आगे जा रहे हैं या जो सरकार अभी कर रही है वो ठीक प्रोसेस है? क्योंकि इसमें आपके भी राज्य के कई मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हैं, आपके भी कई राज्य इन्वॉल्व हैं। आपको ठीक लगता है आलोक जी इसमें? मुझे लगता है कि अभी समय बहुत ज्यादा कमियां निकालने का नहीं है। वेल सेड सर। कि हम आज पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर चर्चा करें, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि अभी तक अगर हम रिकॉर्ड देखें कि भाई क्या क्या हुआ है, उसमें 400 नोटिफिकेशन लगभग केंद्र सरकार के आए हैं अभी तक। उसके ऊपर 200 के करीब क्लैरिफिकेशंस आई हैं और लगभग 400 नोटिफिकेशंस राज्यों की तरफ से आए हैं जो कोरोना को लेकर और मैनेजमेंट को लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के किस तरह से हमारा क्या क्राइटेरिया रहेगा ओपनिंग का, वो अभी तक केंद्र सरकार क्लैरिफाई नहीं कर पाई है। कौन सा रोड मैप रहेगा आगे के लिए, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। आज मुख्यमंत्रियों से बातचीत हो रही है, उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन ये आना चाहिए कि हमारा क्राइटेरिया ऑफ ओपनिंग ये रहेगा, हमारा रोड मैप ये रहेगा, उससे कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। आलोक जी एक चीज मुझे बताइए, जिस तरह से मैं, क्योंकि आप क्रिटिकल आप नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हम लोगों को दोनों चीजें देखनी चाहिए। अभी तक आपकी तरफ से कहां कमी लग रही है जो इस पूरे इशू को हैंडल किया गया है? सबसे पहले तो अभी जफर इस्लाम जी कह रहे थे कि हमने 3 फरवरी से शुरू कर दिया। अभी 24 फरवरी को तो 70 लाख लोग गुजरात में इकट्ठे हुए थे। 24 फरवरी को 8 मार्च के आसपास तक, 10 मार्च तक हमारे यहाँ पर इंडिया गेट के आसपास चारों तरफ एग्जीबिशंस चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, आज जो हो गया वो पीछे चला गया। आज केवल सीधा सीधा यह है कि 2 तरह से है, एक इकोनॉमिकली कैसे हमें को स्ट्रेंथन करना है, दूसरा किस तरह से हमें जो लोग बीमारी फैला रहे हैं। आपने जो पॉइंट रखा है मैं उसको थोड़ा इलैबोरेट करूंगा। आपने इकोनॉमिक्स की बात की, सैयद जफर इस्लाम साहब मैं आपसे जरूर जवाब लूंगा, मैं 100% आपसे जवाब लूंगा। लेकिन आलोक जी, मैं आपको एक और चीज, हरदीप पुरी जी को हम तारीफ करना चाहिए। हमें पूरी दुनिया में सबसे पहले एयरलाइंस चीन के लिहाज से उनका बहुत स्ट्रांग फैसला था जिससे कि चीन से लोग नहीं आ पाए, और इसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं। कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, हाँ आप जो बता रहे हैं जो क्रिटिकल कंपोनेंट है मैं उस पर बात करूंगा सैयद जफर इस्लाम साहब से। आपने इकोनॉमिक्स की बात की है, मैं सीधे हमारे अर्थशास्त्री जो है उनके पास चलूंगा। सुनील अलग जी आपसे, और सर मैं आपसे भी बातचीत करूंगा। यहाँ पर जो हमारे एक और खास मेहमान हैं अनीस अंसारी साहब। सुनील अलग जी, सबसे पहले आपसे सवाल, इटली में पाबंदियों से छूट दिए जाने के मतलब 24 घंटे के अंदर 174 लोगों की मौत होती है। अमेरिका में जैसे ही न्यू जर्सी में राजकीय उद्यानों को खोला गया, पार्किंग स्थल 50% भर जाते हैं और तुरंत सबको वापस भेज दिया गया। हमने अपने यहां लिकर शॉप्स में देखा क्या हाल हुआ। स्पेन में धीरे धीरे लॉकडाउन को ईज आउट किया जा रहा है, लेकिन वहां पर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। और मैं इन सारे देशों का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, अलग अलग कैटेगरी, क्योंकि स्पेन में जो स्ट्रीट लाइफ है वो भारत से काफी मिलती है। इटली बहुत एक्सट्रीम केस है। अमेरिका में मैं न्यू जर्सी की बात कर रहा हूं जहां पर इंडियन ज्यादा हैं। सर आपका क्या टेक है, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? देखिए, जो सब लोगों ने कहा है बिल्कुल सही है कि देखिए हमको दुनिया में अब ये जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, वो एक्सपेक्टेड कि 18 महीने लग जाएंगे, हमें इसके साथ रहना है। ये सवाल ये है मेरे लिए कि सिंपल आप जो एग्जांपल दे रहे हैं कि अमेरिका में यहाँ पे आप केरला में देख लीजिए ना, अपना मॉडल देखिए। व्हाई आर वी नॉट रेप्लिकेटिंग केरला मॉडल? उन्होंने तो पूरा कंट्रोल, पूरा, मैं जब पूरा कहूंगा पूरा तो कोई भी नहीं कंट्रोल कर रहा है, लेकिन केरला में तो कंट्रोल हो गया है ना। अब ये देखिए, द क्वेश्चन इज कि अब आप हर एक स्टेट को अपना ही सोचेंगे। भाई साहब, जब तक हम अपना नहीं करेंगे तब तक कोई हमको लर्निंग नहीं करना है। अब केरला का मॉडल जो है उससे जरा थोड़ा सा लर्न करिए, और जो भी स्टेटिस्टिक्स है उसके साथ तो आप बहुत ही फ्राइटन कर सकते हैं। लोगों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स जो है वो एक स्टैटिक फिगर जो आती है, जो उस दिन की फिगर है। अब आगे जाके क्या होगा, पहले तो मैं मैक्रो फिगर्स तो मैं कभी फॉलो ही नहीं करता हूं, क्योंकि मैक्रो फिगर्स का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जैसे नदी को आप
कि भैया डेप्थ इज 8 फीट, ठीक है भैया, एवरेज डेप्थ माइट मतलब कि 12 फीट कहीं हो सकता है, 4 फीट कहीं हो सकता है, तो एवरेज से कुछ फर्क ही नहीं है। आपको देखिए बॉम्बे और दिल्ली आर द 2 मेन सिटीज जहां पे कोई 25% जितने भी केसेस हैं इन 2 सिटीज में हैं। तो आपको अब जो आगे जाके ये करना है, देखो हमको लिव करना है इसके साथ। सर मैं आपको, सॉरी सुनील जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, पार्डन मी फॉर दिस सर। आपने मुंबई का एग्जांपल दिया है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा वहां पर, और मैं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपका इंटरपुट लूंगा और फिर उसके तुरंत बाद में अनीस साहब के पास जाऊंगा। सर, मुंबई में 70% जो मुंबई का कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से ओरिएंटेड है, और एक एनालिसिस है वो ये कहता है कि अगर आधी सर्विसेज भी बंद हैं, आधी भी जो अभी ज्यादा है, तो पर मंथ 16,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये सर्विस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। 66% जो है मुंबई कंट्रीब्यूट करता है महाराष्ट्र के जीडीपी को। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुंबई की जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा है, 13,000 से ज्यादा केसेस हैं, वहां पर 0% रिस्क ले सकते हैं। वहां पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? बिल्कुल वही जब मैं कह रहा था कि दिल्ली और बॉम्बे सब ज्यादा है, तो वी मस्ट नॉट के भाई पूरे देश में बंद कर दो। आप जो भी गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, ग्रीन जोन में खोलते जाइए। केरला कैसे मैनेज किया, बॉम्बे में अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि कम्युनिकेशन बहुत ही कम है, मतलब मैं कहता हूं एडिक्वेट नहीं है, कम मैं इतना कहूंगा नहीं, एडिक्वेट नहीं है। मेरा कम्युनिकेशन का हिसाब ये है, देखिए जितने माइग्रेंट वर्कर्स मूव कर रहे हैं, धारावी में जितने लोग हैं, एमएलए को जाके बोलना चाहिए, खुद मास्क पहन पे ये जाके उनको हर एक हफ्ते उनके साथ बात करना है सब लोगों को कि भाई साहब ये पोजीशन है। और जो उन्होंने कहा कि किसी ने, मेरे ख्याल आलोक जी ने कह रहे थे कि 400 इंस्ट्रक्शंस आए हैं। अरे भैया मैं कंफ्यूज हो गया हूं, और 200 क्लैरिफिकेशन उसके बाद आ गए सेंटर से और स्टेट से, तो कौन सा फॉलो करें? एज इट इज अनएजुकेटेड पीपल हैं, आई मीन बाय एंड लार्ज। एजुकेटेड पीपल को आप कंफ्यूज कर रहे हो। आप पहले सिंप्लीफाई करिए सारे चीज को, आप लॉक करिए, माइक्रो एनालिसिस करना है। अभी हम मैक्रो फिगर्स जाना ही नहीं है, माइक्रो एनालिसिस करके कहिए कि भाई ये एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इस एरिया में हम खोलेंगे नहीं, जून तक नहीं खोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने माइक्रो एनालिसिस की बात की है, माइक्रो एनालिसिस का टाइम आ गया। अंडरस्टूड, माइक्रो एनालिसिस की बात की, ओके, पॉइंट नोटेड। अनीस साहब, अगर माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं तो यहां पर मैं यह समझना चाहूंगा सर आपसे कि अभी इस वक्त किसानों की अगर बात की जाए, वहां पर आप कैसे चीजों का हैंडल करेंगे? कई वर्कफोर्स जो है वो अपने गांव, अपने प्रदेश में जा रही है, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में? क्या उसको फिर से रीट्यून किया जा सकता है? मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कर रहा हूं सर। मैं 2-3 चीजें तो पहले आम बता दूं जो अभी तक डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में। मेरा अंदाज़ा है कि जून और जुलाई में जानकार लोग बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में एकदम से कोरोना की महामारी और बढ़ेगी, और मेरा मोटा अंदाज़ा है तकरीबन कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित होंगे पूरे हिंदुस्तान में। अरे बाप। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि 14 जनवरी से 16 मार्च के बीच में 2 महीने के अरसे में 15 लाख लोग आए हैं भारत के बाहर से, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार के पास हैं, क्योंकि वो लोग वीज़ा और पासपोर्ट से आए हैं। सरकार को पहली कोशिश ये करना चाहिए कि टेस्टिंग इन आदमियों की 100% कर दें, क्योंकि ये महामारी बाहर से ही आई है, यहाँ हिंदुस्तान से ओरिजिनेट। मैं आपको बस थोड़ा सा रोकना चाहूंगा क्योंकि आप जो बता रहे हैं अभी, आप जो अभी बता रहे हैं उससे मिलता जुलता मेरा चौथा सवाल है, और मैं आपके पास तुरंत इसके लिए आ रहा हूं। 1 मिनट, चौथा सवाल यहां पर क्विकली दिखाएं, और बहुत तेजी से हम यहां पर आपको चौथा सवाल दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें। अगर कोरोना जड़ से नहीं जाएगा तो देश के खजाने में पैसा कहां से आएगा? भारत की अर्थव्यवस्था को हर दिन करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान। अनीस साहब, मैंने आपको इसीलिए रोका था। दूसरा सवाल, और दूसरा यहां पर फैक्ट क्या है? अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के दौरान करीब 4 करोड़ नौकरियों पर खतरा, 4 करोड़ नौकरियों पर खतरा है। सीधे मैं जाऊंगा, 1 करोड़ का आप जिक्र कर रहे थे अनीस साहब, यह कैसे भरपाई होगी? मैं आपसे एक सवाल फिर से बार बार पूछ रहा हूं, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। देखिए, कई सारे मजदूर, कई सारे लोग वापस चले गए हैं अपने गांव में, कैसे किया जाएगा? देखिए, मजदूरों के बारे में हमारी गवर्नमेंट को शुरू से ही ये रवैया अख्तियार करना चाहिए था कि उनको ट्रेन के ज़रिए, बसेस के ज़रिए सोशल डिस्टेंसिंग और चेकिंग
इस सब को ध्यान में रखते हुए उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए था। इस कोशिश को थोड़ा लेट में शुरू किया गया और अभी भी काफ़ी उसमें पसोपेश रहा। जैसे कर्नाटक सरकार में 3 दिन में चीफ मिनिस्टर ने 3 बार पॉलिसी बदली। पहले कहा हम ट्रेन देंगे, फिर कहा कि ट्रेन नहीं देंगे, फिर कहा फिर ट्रेन देंगे। अब सरकार को पक्का इरादा कर लेना चाहिए कि ये इलाज इसका नहीं है कि मजदूरों को वहीं पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर चाहे जितनी कोशिश कर ले सरकार, खाने पीने और ठीक तरीके से रहने की कोई फैसिलिटी नहीं हो सकती। उनको घर पे लाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। एक बड़ा जो आइडिया दिया है अभिजीत बनर्जी साहब ने, जो नोबेल लॉरेट हैं, और राहुल गांधी जी से जिनकी बात हुई थी, इंटरेक्शन हुआ था, उसमें ये बड़ी बात उन्होंने कही कि इस वक्त परचेजिंग पावर, इकोनॉमी को अगर संभालना है तो डिप्रेशन से निकलने के लिए परचेजिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा गरीबों का। और उन्होंने स्पेसिफिक ये रिकमेंडेशन की कि 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, चाहे एक किस्त में या कम से कम 3 किस्तों में हम लोग आपने जो बताया, मैं मुझे पास एक ब्रेकिंग आ रही है, लेकिन ब्रेकिंग पर जाने से पहले मैं सर आपका एक जो पॉइंट है उसको आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बड़ी खबर इस वक्त मैं लेके आ रहा हूं और वो अपने आप में एक चिंता का विषय है, खबर भी, क्योंकि सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, देखिए हम समझ सकते हैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, हर कोई मानता है, और अभी तक सरकार ने अच्छा काम भी किया, लेकिन 2 चीजें गड़बड़ हो गई। पहला, और देशों के मुताबिक हमने अपना केस स्टडी क्या नहीं लिया, क्योंकि मल्टीपल यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है, एक सेंस ऑफ डायलेमा है। बहुत संक्षेप में बताइएगा सर, क्योंकि बहुत तेजी से ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास सर। देखिए, जहां तक आप बोल रहे हैं कि बार बार अलग अलग आदेश आ रहे हैं सरकार की तरफ से, डायनेमिक सिचुएशन है और डायनेमिकली इसको मैनेज भी करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का कि एक बार सरकार जो फैसला ले ले वही बराबर सरकार फैसला उस पर टिकी रहे। हालात चेंज हो रहे हैं, हालात के हिसाब से सरकार भी अपने जो है डिसीजन को चेंज करती है और करना भी चाहिए, इसलिए कि ये कोई पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना दुनिया में कहीं ऐसा। मैं आपको रोकूंगा, मैं बहुत माफी चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त जो खबर आ रही है, मैं अपने देशवासियों से पूछूंगा क्यों पैनिक कर रहे हैं आप। रेलवे टिकट बुक करने वालों के लिए बड़ी खबर, IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों ठप। IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों ठप। शाम 4 बजे से, जब से बुकिंग शुरू होनी थी, तभी से IRCTC की साइट और मोबाइल ऐप दोनों ठप हो गए। ना साइट खुल रही है, ना ऐप रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा करीब पिछले आधे घंटे से हो रहा है। अभी यह भी साफ नहीं है कि कब तक बुकिंग बहाल होगी। इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष है। हम क्यों पैनिक कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है, यह सोचने वाली बात है। इस वक्त की बड़ी खबर यह हमारे सामने है। हमें पैनिक नहीं करना है। शराब की दुकानों पर पैनिक कर रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर पैनिक कर रहे हैं, बस के स्टैंड पर पैनिक कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कोरोना कैरियर्स बन रहे हैं? सीधे चलते, शुभांकर मेरे साथ है। शुभांकर, ओवर टू यू, क्विक अपडेट दीजिए। निशान, देखिए बिना देर के मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये IRCTC की वेबसाइट है, इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ये वेबसाइट, ये लिंक जो है हमने तकरीबन अभी से 29 मिनट पहले खोला था और अभी तक आप यहाँ देखेंगे ये सर्किल घूम रहा है, इसका मतलब है ये वेबसाइट नहीं ओपन हो रही। यहाँ पर भी देखिए, और ये कहानी है 29 मिनट की बता रहा हूं मैं आपको। लगातार हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं। ये मैंने आपके सामने भी ओपन किया है, ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। अगर आप मोबाइल की बात करेंगे तो ये देखिए, यहां पर भी लगातार ये रिफ्रेश हो रहा है। यानी चाहे आप मोबाइल की बात करें या फिर आप बात करें सिस्टम की, दोनों जगहों पर ये ओपन वेबसाइट नहीं हो रही है। और ये लगातार हम पिछले 28-29 मिनट से कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त शुभांकर, लेकिन 30 मिनट से TV9 भारतवर्ष ट्राई करता रहा, उसके बाद हमने ये खबर दिखाई है आपको। समझ रहे हैं इसका मतलब? क्यों कर रहे हैं लोग पैनिक? इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। 5वीं बैठक है ये। बैठक की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। क्या अपडेट है? क्योंकि आलोक जी के पास मैं इसके बाद जाऊंगा। मेरे साथ जो जानकारी आ रही है, लॉकडाउन 4 पर यह मंथन है, PM मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, और ये 5वीं बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआत की। अमोद मेरे साथ हैं। अमोद, क्विकली बताइए इस पर क्या अपडेट आ रहा है, क्या इंडिकेशंस हैं? क्या हम लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ रहे हैं? नंबर 1, क्या हम जोन के हिसाब से, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन के हिसाब से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या चल रहा है? देखिए, बैठक में अभी 6 मुख्यमंत्री बोल चुके हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि 2 गज की जो दूरी की बात उन्होंने की थी उसको मेंटेन रखना होगा। वो उसमें अगर किसी तरह की कोताही बरती गई तो देश नुकसान की तरफ बढ़ जाएगा। साथ ही उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों की तारीफ की कि उन लोगों ने जिस तरह से अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन को संभाला है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये गाँव तक नहीं पहुँच जाए, इसका हमें बंदोबस्त करना
करना होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि आगे अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, राज्यों की अर्थव्यवस्था कैसे चले, इस पर आप लोग अपना अपना मंतव्य रखिए। 6 मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, 5:30 बजे तक ये बैठक चलेगी, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक होगा, 6 बजे के बाद फिर दोबारा ये बैठक शुरू होगी। सारे मुख्यमंत्री, लगभग 30 मुख्यमंत्रियों आ रहा है मुख्यमंत्रियों की तरफ से अमोद, क्योंकि मैं तुरंत हमारे मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए, लगभग जो अब तक मुख्यमंत्री बोले हैं सबने प्रधानमंत्री की तारीफ की है, केंद्र सरकार की तारीफ की है और कॉपरेशन जहां जहां मिला है सबकी तारीफ की है। बंगाल की सीएम की तरफ से ये सूचना आ रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, लेकिन उसके अलावा जो 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बातें रखी, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ कॉपरेशन, वो अब खबर नहीं बची है क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था ऐसा ही होगा। अमोद जी, मैं आपको रोकूंगा, चाहूंगा तुरंत IRCTC वाली ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाएं। और यहां पर हमारे जितने भी मेहमान हैं, मैं सबसे ये जानना चाहूंगा, ये सबसे शॉकिंग बात है। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी वाली खबर से अगर हम शुरुआत करें, आलोक जी आपका क्या रिएक्शन? प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठक चल रही है, अभी पूरा देश एक है और आगे भी एक रहेगा ऐसी उम्मीद की जाती है, लेकिन आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर सर? देखिए, मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और पूरी तरह से उनको एक सकारात्मक बैठक के बाद जो है सकारात्मक फ्रेमवर्क देश के सामने रखना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले तो नेशनल लेबर माइग्रेंट पॉलिसी, जो तमाम राज्यों ने, 3-4 राज्यों ने, खासतौर पर जो बीजेपी शासित राज्य थे, उन्होंने जिस तरह से मजदूरों के हकों को पिछले 4 दिन में तोड़ा है, सबसे पहले उस पर प्रधानमंत्री मोदी साहब की स्टेटमेंट आनी चाहिए। सर, आप एक बार फिर से मुझे बताएंगे पॉलिसी क्या है? थोड़ी सी गाइडलाइंस इसकी बताइए मुझे प्लीज। देखिए, नेशनल माइग्रेंट जो लेबर, जो नेशनल लेवल पे माइग्रेशन हो रहा है लेबर का, कोई राज्य कह रहा है मैं यहाँ से नहीं आने दूंगा, हरियाणा ने अपने बॉर्डर सील कर दिए। लेबर हैं, वो भी इंसान हैं, कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। उसके लिए क्या पॉलिसी है नेशनल लेवल पे, उसको पूरी तरह से केंद्र सरकार को देना चाहिए कि कैसे मूव करेंगे, गुड पॉइंट सर। मैं इसका रिएक्शन भी लूंगा सर। आलोक जी, आपने पॉइंट अच्छा रखा है। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये एक नेशनल लेवल पर माइग्रेशन पॉलिसी मजदूरों के लिए, सैयद जफर इस्लाम साहब आपका इस पर रिएक्शन? देखिए, इसको दूसरे तरह से देखना चाहिए। मेरे ख्याल से आज जो माइग्रेंट लेबर है वो अपने घर को जाना चाहते हैं, तो उनकी जो डिमांड है, 90% जो डिमांड है वो ये नहीं कि वो वापस दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, बल्कि उनकी डिमांड ये है कि वो अपने घर को जाना चाहते हैं। तो अब सरकार जो ये मुहैया करा रही है, 300 जो श्रमिक ट्रेन चलाने का जो सरकार ने डिसीजन लिया है, वो सिर्फ इसलिए लिया है कि उनको अपने घर तक पहुंचाना है। और उसमें जो भी तकलीफें आ रही थी उसको दूर कर दिया है और सारी तकलीफों को खत्म करने के बाद ये सारे इकोनॉमी के अच्छे जानकार हैं और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं और यही वजह है कि मैं चाहता था कि आज आप इस शो में जरूर आएं। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये जो मजदूर उधर जा रहे हैं, इनको वापस लाना बहुत मुश्किल काम है, इनका कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये जहां जा रहे हैं वहीं पर क्या इनके लिए कुछ हो सकता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। जो वहां पर अगर जो अपने घर पे जा रहे हैं, उस गांव में और उस कस्बे में या उस सिटी में जहां से वो आए हैं, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, कहीं से भी, वहां पर उनकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर उनके लिए कोई जॉब क्रिएशन के लिए काम करे। ये सरकार, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन रिवर्स माइग्रेशन जो है वो भी शुरू हो गया है। कई स्टेट से जो लोग गए थे, कई स्टेट से वापस भी आने की जो पेशकश शुरू हो गई है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि कई स्टेट में आना चाह रहे हैं और उसके लिए भी जो आलोक जी बात उठा रहे थे, सरकार उस पर भी चिंता कर रही है और उस पर भी पॉलिसी लेकर आ रही है। जी, आप जो बता रहे हैं ये वाकई वैलिड पॉइंट है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग दिखाएं एक बार IRCTC की, और ये चिंता का विषय है। आलोक जी, आपका काउंटर बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि अभी आप देखिए, 1.5 महीने पहले केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि एक भी लेबर जो है सड़कों पर नहीं। कैसे विश्वास कर लें हम? आज क्या हालत है? अभी तक तो सही से आकलन नहीं है केंद्र सरकार के पास कि कितने लेबर कहां से कहां मूव करेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक कोर कमेटी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हों, कुछ मुख्यमंत्री हों, कुछ ऑफिसर्स हों, एक कोर कमेटी बने कि कितने लेबर कहां से कहां मूव करना चाहते हैं और उसके बाद हो। ये जो पीस मील जो ट्रीटमेंट चल रहा है, इससे कहीं पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं। दूसरा, कहीं ना कहीं क्राइटेरिया ऑफ ओपनिंग और रोड मैप जब तक ये देश के सामने नहीं आएगा, जिस तरह का अव्यवस्था बन रही है उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जब तक जनता के अंदर डेवलप नहीं होगा, तब तक ये चीजें पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएंगी। 24 मार्च के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। होम मिनिस्टर एक बार आते हैं पिछले 60 दिनों में। लेबर मिनिस्टर आज तक स्टेटमेंट नहीं है। मैं पिछले एक टीवी चैनल पर पूछ रहा था एंकर को, लेबर मिनिस्टर का नाम नहीं पता था।
मुझे लगता है सर, कि मैं लेबर आपको मिनिस्टर रोकूंगा, को भी आलोक सामने जी, आना माफी चाहूंगा, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त मेरे सामने एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वेबसाइट ठप होने पर रेलवे का बयान आ गया है। रेलवे ने कहा है कि थोड़ी देर में बुकिंग शुरू हो जाएगी। चलिए, रेलवे की तरफ से अच्छा बयान है। रेलवे ने कहा है कि थोड़ी देर में बुकिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं सीधे चलूंगा। यहाँ पर सुनील अलग जी मेरे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या मजाक है? आई मीन, ये देखिए, कॉमन सेंस कैसे को सरकार डाल सकती है लोगों में? वो तो अपने आप ही आएगा। शराब की दुकानों में भीड़, बस स्टैंड पर भीड़, समझ सकते हैं पैनिक है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? सुनील जी, व्हाट इज योर टेक? इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, दो चीज है। जो माइग्रेंट लेबर था, मैं शुरू से कह रहा था कि उनको वहीं पर अपने पास ही रखो, घर मत जाने दो। लेकिन अब क्यों जा रहे हैं? एवरीबॉडी इज सेइंग कि जा रहे हैं, बट क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं क्योंकि उनको घर जाके पैसे नहीं मिलने वाले हैं, उनको घर जाके खाना नहीं मिलने वाला है। वो कह रहे हैं अगर मरना है मुझे, घर पे जाके मरेंगे, हम यहां क्यों मरे? स्टेट गवर्नमेंट्स को उनको खाना देना चाहिए था, उनको शेल्टर देना चाहिए था, क्योंकि ये स्किल लेबर है। जब आप इंडस्ट्री खोलेंगे तो उनको कहां से वापस लेके आएंगे आप? ये इन्होंने कोई सोचा ही नहीं है इसके बारे में एट ऑल। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैं कह रहा हूं, 10 दिन से मैं कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर को इस सजेशन है कि देखिए, जब भी आप चीफ मिनिस्टर के साथ बात करें तो बिल्कुल ओपन कर दीजिए आप, जैसे पार्लियामेंट खुला है ना, क्योंकि हर स्टेट को सुनना चाहिए कि उनका चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है इसके बारे में। व्हाई इज इट बी केप्ट इन सीक्रेट? इनको 2 सजेशन मैं दे रहा हूं। एक तो बिल्कुल ओपन कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। वेरी क्विकली सर, पॉइंट नोटेड। सर, मेरे पास समय थोड़ा कम है। सुनील जी, आपने जो 2 सजेशंस दिए हैं, ये स्किल्ड लेबर है, इसको नहीं जाने देना चाहिए था, और चीफ मिनिस्टर से बातें ओपन होनी चाहिए। मैं आप सभी के पास आ रहा हूं, बहुत क्विकली मुझे प्लीज अपना सजेशन दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड्स ईच में। सुनील जी ने बताया मुझे। अनीस अंसारी साहब, आपका सजेशन। सुनील जी, आई एम सॉरी, आई एम इंटरजेक्टिंग यू, आई एम सॉरी, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अनीस जी, आपका रिएक्शन 30 सेकंड्स में सर। देखिए, नंबर 1, मजदूरों को ले जाइए, सेफ तरीके से खूब ट्रेनें चलवाइए। वो कहीं पर रोकने की जरूरत नहीं, उससे नुकसान होगा। और ये एक सोचना कि लौट के नहीं आएंगे, ये गलत है। जैसे ही जॉब शुरू होंगे, जैसे ही सिस्टम शुरू होगा, वो लोग वापस आ जाएंगे। ये जो कानून जो है मजदूरों के यूपी सरकार ने और कुछ एक और सरकार ने सस्पेंड किए, ये गलत है। इसकी वजह से झगड़े फसाद बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बढ़ेगी, इसमें मारकाट बढ़ेगी। इस फैसलों को वापस लेना चाहिए और इस पूरी महामारी को एक नेशनल डिजास्टर के तौर पर देखने की जरूरत है। इसमें अगर आप रंग देखना शुरू करेंगे कि बंगाल को हम पैसा नहीं देंगे, केरल को पैसा नहीं देंगे, इससे परेशानी नहीं सर, वो रंग नहीं हो रहा है सर, वो रंग हो नहीं रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई हॉटस्पॉट को माइक्रो स्पॉट बोलेगा तो चिंता हो जाती है, कोई अपने आंकड़े छुपाएगा तो चिंता हो जाती है। हर स्टेट, अच्छी बात है, एक साथ आ रहा है। डॉक्टर अरविंदर सिंह, आपका रिएक्शन इस पे, आपका सजेशन, क्विक सजेशन, ओवरऑल इंपैक्ट में मैं बात कर रहा हूं सर। उसकी सहूलियत दी जा रही, ये गलत है। उसको कैटेगराइजेशन करना चाहिए। जो ज्यादा स्किल्ड लेबर है, जिनकी रिटर्न टू वर्क जल्दी हो सकता है, उनको अलग से कैटेगरी में रख के उनको यहीं रखना चाहिए। उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपकी फील्ड की अगर बात की जाए, व्हाट इज योर सजेशन सर, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस? You see, medical science, there are 2 aspects to it. One is कि अस्पताल में जो लोग काम करते हैं वो दूर दूर से तो नहीं आते हैं, वो आसपास की जगहों से ही आते हैं। और उनके लिए बॉर्डर्स खोल दिए हैं ऑलरेडी, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन दूसरा है सप्लाई चेन, जो हमारी मेडिसिन आती है, डिवाइसेस आते हैं, और ऑफ कोर्स पेशेंट्स हैं जो दूर दूर से आते हैं, उनके लिए तो खुला ही है बॉर्डर। तो सप्लाई चेन का एक एंगल है जो कि पूरा स्मूथ हो जाना चाहिए। जो हमारे अस्पताल को काम करने के लिए चाहिए, उसके लिए लेबर, उसके लिए सामान हर जगह से आ जाना चाहिए। पॉइंट नोटेड सर। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे अगर बात करूं तो, क्योंकि आपने ये कहा है कि ये एंडेमिक रहेगा, यानी हमेशा के लिए रहेगा, तो उस लिहाज से, मेडिकल साइंस के लिहाज से अगर बात की जाए, क्या इसमें आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी में ओवरऑल देखते हैं? देखिए, इसकी स्ट्रेटेजी तो बड़ी सिंपल भी है लेकिन मुश्किल भी है कि एक तो टेस्टिंग और रैपिड टेस्टिंग की सुविधा लार्ज स्केल पर उपलब्ध होनी चाहिए, कियोस्क होने चाहिए। किसी को भी दिक्कत है वो अपना टेस्ट करा के देख ले कि क्या हो रहा है। दूसरी बात, अब शहर और देश को लॉकडाउन करने की बजाय जो एरियाज हैं उनको सख्ती से आप लॉकडाउन करिए और उसमें से कोई आवाजाही न करिए, बाकी शहर खोलने पड़ेंगे और जैसे वो बात सभी कह रहे हैं और उनको खोलें, और जो रेड एरियाज हैं, रेड जोन्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, उनको सख्ती से कंटेन करें
तो ये कम्युनिटी स्प्रेड को लिमिट किया जा सकता है, अदरवाइज मुश्किल होगी। टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए। जी, टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए। आलोक जी और सैयद जफर इस्लाम साहब से मैंने ऑलरेडी सजेशन ले लिए थे। मेरे लिए समय वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये शो नहीं है बल्कि एक अपने आप में लेसन है देश के लिए, सबके लिए। जैसा कि हमारे मैनेजिंग एडिटर संत जी ने एक लाइन बोली थी बड़ी अच्छी कि कोरोना है सदा के लिए, मैं उसी को रिपीट करूंगा और आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। लेकिन प्लीज ये सब मत करिए। क्या कर रहे हैं आप? बुकिंग के लिए आप एप्स पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट मत करिए। धीरे 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 करके सब निपट जाएगा और दुनिया में निपट रहा है तो यहां पे भी निपट जाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।